All right. Hello everyone, welcome back to your Bad Spoken English Zero to Hero. My name is Udisha. I hope all of you are doing absolutely well, and I would like to remind you, if you are not revising your previous classes, you are not doing the right thing. So यानी कि अगर आप पिछली क्लासेस को रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ गलती कर रहे हैं. ये बार बार लाइसेंस का नोटिफिकेशन आ रहा है जो कि इस बोर्ड में हमें अप्रूव करना पड़ेगा, तो वो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन आपके लिए. बट कोई बात नहीं, वापस आते हैं हमारे टॉपिक के पास, विच इज कंजंक्शन. कंजंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बिकॉज व्हेन we are making sentences we have to say a lot of things, right? For example, I can say I like tea. मुझे चाय पसंद है. ये एक सेंटेंस हो गया. लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि मुझे चाय भी पसंद है और मुझे कॉफ़ी भी पसंद है, तब क्या कहूँगी? फिर मैं बोलूँगी आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, इस तरह से करके बात करूँगी. क्या अलग अलग सारी बातों को रखना ठीक होता है? क्या आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे चाय पसंद है, मुझे घर में रहना पसंद है, मुझे बाहर जाना पसंद है? तो अब तो समझ ही नहीं आएगा. जैसे कभी कभी हम ये भी कहते हैं ना, आई लाइक टू स्टे एट होम, यानी मुझे घर पे रहना पसंद है. आई लाइक टू गो आउट, यानी मुझे बाहर जाना पसंद है. और ये वाली बात कुछ समझ में नहीं आई. अगर मैं ही ये कह रही हूँ कि मुझे घर पे रहना पसंद है और मुझे बाहर जाना पसंद है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो आप बताओ, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि मैम आपको घर पे रहना भी पसंद है और बाहर जाना भी पसंद है, तो इसमें अलग क्या है? मतलब वाई आर यू सेइंग टू डिफरेंट थिंग्स? आप दो अलग बातें कैसे कह रही हैं? सी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आई लाइक टू स्टे एट होम बट आई लाइक टू गो आउट ऑल्सो, ये दो वर्ड्स को ऐड करते अब ये पूरा सेंटेंस स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, यानी अब इस बात का कोई अर्थ निकल रहा है. इसके पहले तो वो ही नहीं हो रहा था, कोई मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा था ना. लग रहा था कि यार ये क्या बोल रही हैं, घर में भी रहना है बाहर भी जाना है, समझ ही नहीं आएगा. ऐसे ही आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, अलग अलग कहने की जगह अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ आई लाइक टी एंड कॉफी, आई लाइक टी एंड कॉफी, मेरी दोनों बातें एक सेंटेंस में डन हो गई हैं, है ना. तो ये जो तुमने वर्ड्स देखे ना, एंड और बट और ऑल्सो, ये सारे यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? आपकी बातों को जोड़ करके आपके सामने रख रहे हैं. दे आर एडिंग योर सेंटेंसेस. कभी एक जैसी बातों को जोड़ देते हैं तो कभी अलग अलग बातों को जोड़ते हैं. आज हम बात करेंगे ऐसे ही वर्ड्स के बारे में जो हम यूज करते हैं कभी शब्दों को जोड़ने के लिए, कभी शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए, तो कभी वाक्यों को जोड़ने के लिए. यानी कि we use these words to join words, to join phrases or clauses, or to join sentences. Now, first of all, conjunctions join together two different but related parts of a sentence. दो अलग बातें होती हैं. जैसे मुझे चाय पसंद है और मुझे कॉफी पसंद है. चाय भी अलग चीज है और कॉफी भी अलग चीज है ना. तो अब अगर मुझे चाय भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है, तो इनको मैं जोड़ूं कैसे? एंड लगा के जोड़ दो. आई लाइक टी एंड आई लाइक कॉफी, सो आई लाइक टी एंड कॉफी, सिंपल है ना. कभी कभी आई लाइक टू स्टे एट होम बट आई लाइक टू गो आउट, मुझे घर पे रहना पसंद है लेकिन मुझे बाहर जाना पसंद है. मौसम अच्छा होगा तो बाहर जाऊंगी, गर्मी होगी तो घर पे रहूंगी. तो इस तरह से कभी कभी सेम बातों को जोड़ने के लिए, कभी कभी अलग बातों को जोड़ने के लिए, लेकिन हमेशा रिलेटेड बातों को जोड़ने के लिए. रिलेटेड ही है ना भाई, हम एक ही जने तो बात कर रहे हैं अपने बारे में, तो मेरी ही बारे में बात हो रही है कि जाना भी पसंद है, अंदर रहना भी पसंद है, तो रिलेटेड हुआ. इन्हीं वर्ड्स को हम कहते हैं कंजंक्शन. दे कैन बी वर्ड्स लाइक एंड, बट, इफ, व्हेन, बिकॉज, एटसेट्रा. बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और कई तो ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको शायद तुम कभी प्रोनाउन समझते हो, कभी नाउन समझते हो, एटसेट्रा, लेकिन वो कंजंक्शन का काम कर जाते हैं. तो आपको मैंने हमेशा कहा है, चिंता मत करो, तुम बोलने के जितनी ग्रामर पढ़ रहे हो अभी, तो तुम आराम से पढ़ो, बिना स्ट्रेस के पढ़ो, ठीक है. आई लाइक स्विमिंग एंड शी लाइक्स डांसिंग. अब ये एक सेंटेंस आपको दिख रहा है और ये दूसरा. I'm so sorry about that. I like swimming and she likes dancing.
मुझे स्विमिंग पसंद है, उसे डांसिंग पसंद है। तो यहाँ पर मैं दो चीज़ों की जो बात कर रही हूँ, दो हिस्सों की जो बात कर रही हूँ, उनको मेरे एक वर्ड एंड ने जोड़कर एक सेंटेंस में रख दिया है ना। अब मुझे अलग अलग होकर पॉइंट करके मुझे नाचना पसंद है फुल स्टॉप, उसे स्विमिंग पसंद है, मैंने उल्टा कर दिया बात को, लेकिन ऐसे अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है, एक सेंटेंस से बोलकर यहां सीधा फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आज आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने वाली हूं। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में एक हायरार्की होती है। हायरार्की समझते हैं आप लोग, पोजीशन रैंक के हिसाब से बनाया गया सीक्वेंस। तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है लेटर, ए बी सी डी, ये सारे लेटर्स हैं। ठीक है, जब मैं लेटर्स को जोड़ती हूँ तो अगला मुझे क्या मिलता है, वर्ड मिलता है। जब मैं वर्ड को जोड़ती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, फ्रेज मिलता है। और जब मैं फ्रेजेस को जोड़ती हूँ तब मुझे क्या मिलता है, क्लॉज मिलता है। और जब मैं क्लॉजेस में थोड़े और फ्रेजेस या वर्ड्स जोड़ देती हूँ तो मुझे सेंटेंस मिलता है। ठीक है, ये तो हायरार्की हो गई, सबसे छोटा सा, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ हमारे असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है, असेंडिंग का मतलब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, डिसेंडिंग का मतलब बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे। तो जब नीचे की तरफ जाते हो, यानी नीचे जाते जाते किसी चीज़ की वैल्यू कम हो रही है तो उसको डिसेंडिंग बोलते हैं, और जब नीचे जाते जाते किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको असेंडिंग बोलते हैं। ये तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा बचपन में, राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से होता था। यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि अभी जो आपने डेफिनेशन सुनी वो बहुत वेग थी, अनक्लियर थी, लेकिन फ्रेज और क्लॉज को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। फ्रेज के मामले में ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कोई दिक्कत, शब्दों का एक समूह। ठीक है, never takes a noun, pronoun and a verb together। कभी भी ये नाउन प्रोनाउन और वर्ब को साथ में नहीं रख सकता। अगर नाउन प्रोनाउन में से कोई एक है तो वो रहेगा, और अगर वर्ब है तो वो रहेगा। आप कहोगे कि नाउन और वर्ब को साथ में रख दो, नहीं रखेगा। आप कहोगे प्रोनाउन वर्ब को साथ में रख दो, नहीं रखेगा। तीसरी चीज इसके बारे में, इट एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट। ये एक सिंगल यूनिट का काम करता है। एग्जाम्पल देखो यहां पर, अगर हमने आपसे कहा कि माई लविंग मदर, ये तीन शब्दों का एक समूह है। ठीक है, माई लविंग मदर इज हियर। अब ये बन गया एक सेंटेंस। ठीक है, अभी ध्यान देना, ये तीन वर्ड्स जो हैं ये तीनों मिलकर एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं ना। ये तीनों एक ही मनुष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मेरी प्यार करने वाली जो माता जी हैं वो यहां आ गई हैं। ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। बट अगर मैं कहूं राम इज हियर, राम यहां आ गए, तो ये जो वर्ड है ये एक वर्ड है। सेम काम ये तीनों वर्ड्स कर रहे हैं सिंगल यूनिट की तरह, समझे। अब यहां पर तुम देख लो, तुम्हें सिर्फ एक नाउन का फ्रेज दिख रहा है, नाउन फ्रेज है ये, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम जो करता है वो नाउन होता है, और क्योंकि शब्दों का एक समूह है तो फ्रेज हो गया। तो इससे हमें क्या मिल गया, नाउन फ्रेज मिल गया। यहां पर देखिए माई लविंग मदर, कई बार बच्चा कहता है मैम लविंग तो वर्ब है, प्यार करने वाला, लेकिन भैया जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और वो कभी कभी एडजेक्टिव का काम भी करता है या कर सकता है। माई लविंग मदर इज हियर, अभी तुमने फ्रेज का एग्जाम्पल देख लिया। अगर मैं कभी तुम्हारे सामने सिर्फ इतना लिख दूं, माई लविंग मदर, तो फुल स्टॉप, क्या इतनी सी बात से तुम्हें कुछ समझ में आएगा? माई लविंग मदर फुल स्टॉप। तो ये जो फ्रेज होते हैं ना, ये अपने आप में कभी तुम्हें पूरी बात नहीं समझा सकते, पूरी बात ये नहीं समझा सकते, तो इसका ध्यान देना पड़ेगा।
नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास होते हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस भी होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ऑलवेज हैव द कॉम्बो ऑफ नाउन वर्ब, या फिर प्रोनाउन और वर्ब का कॉम्बो हमेशा इनमें रहता है। तो क्लॉज में और फ्रेज में क्या फर्क हुआ कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड दोनों होते हैं। यहां पर कभी भी नाउन और वर्ब साथ में नहीं आ सकते, पर क्लॉज में नाउन और वर्ब साथ में ही रहेंगे। दैट्स अ फैक्ट। तीसरी चीज ये, अ क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस। क्लॉज जो है वो एक सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूंगी राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, तो आपको यहां दिख रहा है नाउन है और वर्ब है, कॉम्बो दिख रहा है, ठीक है। और कुछ मत करो, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो। राम गोज नाउन और वर्ब का कॉम्बो है, शब्दों का समूह है, ये क्लॉज है। और इसका तुम्हें क्या दिख रहा है भाई, इसका तो मीनिंग निकल रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है। राम जाता है, राम गोज, राम जाता है, तो पूरी बात भी समझ आ रही है। तो यहां पर आपको समझ आया कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें नाउन और वर्ब साथ में हो, वो क्लॉज कहलाते हैं। और वो सेंटेंस भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस हो। क्योंकि अगर मैंने ये कहा राम गोज व्हेन, राम जाता है जब, अभी भी यहां पर नाउन है, वर्ब है, लेकिन अब ये मीनिंग तो नहीं दे पा रहा है, पूरी बात नहीं समझा पाता है। जब ये पूरी बात नहीं समझा पा रहा है, उस वक्त आप इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, a group of words which can convey a complete thought, जो आपको पूरी बात बताएगा। a group of words which can convey a complete thought, उसे आप कह सकते हो सेंटेंस। तो जब तक ये ऐसे लिखा था राम गोज, राम जाता है, ये पूरी बात थी। फिर हमने जब इसको बना दिया राम गोज व्हेन, तब ये गलत हो गया, अधूरा हो गया। और जब भी कोई बात अधूरी है वो सेंटेंस नहीं हो सकती। तो क्या समझ में आया, फ्रेज समझ आ गया, क्लॉज समझ आ गया। क्लॉज कभी सेंटेंस हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ये समझ आ गया। अब ये आपको मैंने क्यों पढ़ाया है, इस पर आते हैं। सो बेसिकली कंजंक्शन जो होता है ना, ये अलग अलग चीजों को ज्वाइन कर सकता है। जैसे आई लाइक टी एंड केक, ये इस वक्त सिर्फ दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। रमा लाइक्स कॉफी, बट रेहान लाइक्स टी। अब ये क्या कर रहा है, ये इस पूरे सेंटेंस को इस पूरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। और अगर मैं यहां पर लिखती हूं कि जैक, अरे एक्स्ट्रा ई लग गया, जैक गोज टू कॉलेज व्हेन फारा कम्स होम। अब यहां पर देखो बेटा, जैक गोज टू कॉलेज एक क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बो है, लेकिन अगला वाला जो है ये भी एक क्लॉज है। तो इस वक्त व्हेन फारा कम्स होम, ये एक इनकम्प्लीट क्लॉज है, ऐसे क्लॉज का जिसका मीनिंग नहीं निकलेगा बिना पहले वाले की मदद के। अगर तुम पहला क्लॉज नहीं पढ़ोगे, सिर्फ इतना पढ़ोगे कि व्हेन फारा कम्स होम, मान लो मैंने तुमसे कहा बेटा व्हेन फारा कम्स होम फुल स्टॉप, तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हें मीनिंग समझ आएगा उसका? नहीं आएगा। तो उसी चीज को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों भाई? क्योंकि इसको जरूरत है पहले वाले क्लॉज की अपना मीनिंग पूरा करने के लिए। पहला वाला जो है जैक गोज टू कॉलेज, जैक कॉलेज जाता है, ये अपना मीनिंग खुद बता दे रहा है। तो ये कैसा क्लॉज है?
इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहां पर देखो कि जब तुम इस डिपेंडेंट क्लॉज के साथ ये इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दे रहे हो, तब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग भी क्लियर हो जा रहा है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि यहां पर व्हेन फारा कम्स होम, ये जो वर्ड व्हेन है, सिर्फ इसकी वजह से ये वाला पोर्शन डिपेंडेंट है। अगर मैं व्हेन को हटा दूं, अगर मान लो कि मैंने यहां से व्हेन को हटा दिया, ठीक है, जैक गोज टू कॉलेज, जैक कॉलेज जाता है, फारा कम्स होम, फारा घर आती है ना, तो अब तो दोनों कंप्लीट हो गए। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पर व्हेन लगाया, ये वाला क्या बन गया, डिपेंडेंट बन गया, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट बन गया। तो जब भी तुम देखोगे, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, whenever you notice that a word is making a clause dependent, जब आप देखेंगे कि एक शब्द एक क्लॉज को डिपेंडेंट बना रहा है, तो उस शब्द को आप क्या कहेंगे, आप उसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये देखो, इसकी चिंता मत करना, क्योंकि ये रीडिंग के टाइम तुम्हें ये सब ज्यादा, सॉरी, राइटिंग के टाइम तुम्हें ये सब ग्रामर ज्यादा चाहिए, अदरवाइज तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें बेसिकली आना चाहिए बस कि मैं अपने सेंटेंसेस को कैसे जोड़ूं। ठीक है, जैसे यहां पर व्हेन ने जोड़ दिया, अब तुम बोलोगे कि भाई देखो, जैक तब कॉलेज आता है जब फारा वापस आती है, तो तुम ऐसे ही बोलोगे जैक गोज टू कॉलेज एंड फारा कम्स होम, है ना। तो उस वक्त तुम ये सब नहीं सोचते हो कि अच्छा यहाँ कंजंक्शन लग रहा है, यहाँ एडवर्ब लग रहा है, यू डोंट केयर अबाउट इट। बट मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये बता दूं कि व्हेन भी यहाँ पर देखो, व्हेन को तुमने अभी तक एडवर्ब की तरह पढ़ा है, तुमने इसको एक प्रोनाउन की तरह पढ़ा है, एटसेट्रा, लेकिन अब यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, अभी तो ये बेचारा जोड़ रहा है ना इस हिस्से को इस हिस्से से। तो किस हैसियत से जोड़ रहा है, एट व्हाट कैपेसिटी इज इट डूइंग सो, इन द कैपेसिटी ऑफ अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की हैसियत से वो इसको जोड़ रहा है। तो आई होप दिस वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लोग एक बार लिख भी लीजिए फटाफट। ठीक है, होपफुली अब आपने लिख लिया होगा, तो इसको मैं हटाती हूँ, पॉज भी कर सकते हो तुम लोग बाय द वे, ये तुम्हारे पीडीएफ में लिखा ही रहेगा बाय द वे। आगे बढ़ते हैं, और देखो कंजंक्शन होती है दो और टाइप की, एक होती है तुम्हारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होती है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग के अंदर एक आप सिंपल सा लिखो फैन बॉयज, ठीक है, फॉर, एंड, नीदर नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, इतनी चीजें, ये जितने वर्ड्स दिख रहे हैं ये कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये खाली इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ते हैं। ठीक है, बराबर की चीजों को, और ज्यादातर इंडिपेंडेंट को। इंडिपेंडेंट कौन सा होता है, वो जो अपना अर्थ खुद बता लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन की। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है हमारे लिए, कोरिलेटिव वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि पेयर में दिए होते हैं, यानी कि कुछ फिक्स्ड कॉम्बो है, आपको उन्हें ही साथ में यूज करना है। जैसे कि आप नीदर के साथ कुछ और नहीं लगा सकते, बस नॉर लगा सकते हैं। ईदर के साथ आप कुछ और नहीं लगा सकते, बस और लगा सकते हैं। नॉट ओनली के साथ आप सिर्फ बट ऑल्सो लगा सकते हैं। रादर के साथ आप सिर्फ देन लगा सकते हैं। नो सूनर के साथ आप देन लगा सकते हैं। रेयरली, बेयरली के साथ आप व्हेन लगा सकते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन दिया जाता है ना, ये फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। बोथ के साथ एंड ही लगा सकते हैं। ठीक है, बोथ के साथ
एंड ही लगा सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम और श्याम कैन गो, तो ये बोथ राम और श्याम बोलना गलत होता है, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है। ऐसे ही ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, इनको आप लिख लो। जब इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज करना तो याद रखना अगला वर्ड जो है वो यही हो सकता है, ठीक है। इसके आगे का जो को रिलेटिव कंजंक्शन के रूल्स होते हैं और दैट वो राइटिंग के टाइम ज्यादा काम आते हैं। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे, तो मैं आपको ये सब चीजें और बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए डोंट बर्डन योरसेल्फ। अभी हम क्या करने वाले हैं कि फटाफट से कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट, ओहो व्हाई वुड आई डू दैट, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस जो हैं उन्हें आप कैसे यूज कर सकते हो वो समझते हैं पहले। जैसे पहला एंड था, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूं। और का मतलब क्या होता है, और को हम कैसे यूज करते हैं हमारे इंग्लिश में। पहले तो इसका मीनिंग क्या होता है, या जब आप चॉइस कर रहे होते हो कि ए या बी, ठीक है। तो इसके सेंटेंसेस में देखिए फटाफट से, यू कैन हैव टी और कॉफी, तुम चाय पी सकते हो या कॉफी, विच एवर यू प्रिफर, जो भी तुम्हें पसंद हो। सो तुम चाय या कॉफी की बात जब करोगे, ऑप्शन दोगे दो चीजों में, तो वहां पर अपना कंजंक्शन और यूज करो। इज इट ब्लैक और वाइट, ये काला है या सफेद, तो आप यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं। हो सकता है फोन पे हम पूछते हैं ना कई बार, वहां कौन सी गाड़ी खड़ी है, काली है या सफेद है, तो हम पूछते हैं इज इट ब्लैक और वाइट। नेक्स्ट देखते हैं अपना कंजंक्शन जो कि बहुत कॉमन है, नॉर। देखो नो पता है, नॉट पता है, नॉर क्या होता है मैम, देखिए मीनिंग समझिए, ना तो राम ना तो श्याम, कोई भी नहीं आया था मदद करने। तो यहां पर आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में, शी नीदर सिंग्स नॉर डांसेस, ना तो वो गाती है ना ही वो नाचती है, वो ना तो गाती है ना नाचती है। तो नीदर नॉर बताया था ना, नीदर के साथ हमेशा नॉर यूज हो रहा है, तो ये को रिलेटिव का आपको दिख गया एग्जाम्पल। ही नीदर कॉल्ड नॉर टेक्सटेड, ना तो उसने कॉल किया ना ही उसने मैसेज किया, तो नीदर नॉर का कॉम्बो हमने यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बट बहुत सिंपल होता है, इसको यूज हम कॉमनली करते हैं पर के लिए या लेकिन के लिए। एक और मीनिंग लिख लो यहां पर या फिर लेकिन के लिए हम इसे यूज करते हैं। सेंटेंस तो बहुत सारे आपने देखे होंगे, शी वॉन्ट्स टू गो आउट बट इट्स रेनिंग हेविली, वो बाहर जाना चाहती है बट बड़ी भारी बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। सो शी वॉन्ट्स टू गो आउट बट इट्स रेनिंग हेविली। ही स्टडीज हार्ड, वो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, बट he still fails the exam, वो फिर भी एग्जाम में फेल हो जाता है, परीक्षा में फेल हो जाता है। तो जब भी हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कुछ अलग, कुछ उल्टा, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहते हैं कि यार मैं कोशिश करती हूँ पर मुझसे होता नहीं है, यार आई रियली ट्राई बट आई एम नॉट एबल टू डू इट, मैं नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, अगला वर्ड जो आपके सामने है दैट इज येट। येट का मतलब यहां पर है फिर भी। देखो येट का एक और मतलब होता है अभी तक, ठीक है। जैसे वो अभी तक नहीं आया तो हम कहेंगे ही हैज नॉट कम येट, ही हैज नॉट कम येट, ठीक है। ही हैज नॉट कम येट यानी अब तक नहीं आया। तो ये जो है ये यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है एडवर्ब का काम, क्योंकि ये तुम्हारे एक्शन के बारे में तुम्हें बता रहा है कि वो आया नहीं है अब तक। तो आने के बारे में, वर्ब के बारे में जो बताता है वो एडवर्ब हो गया। तो यहां ये एडवर्ब है, लेकिन यहां पर मैं आपको इसे कंजंक्शन की तरह पढ़ा रही हूं, फिर भी जोड़ने के लिए। देखो अब तुम अगर अपना एग्जाम्पल देखोगे तो मैंने दो रखे हैं, शी स्टडीड हार्ड येट शी कुडंट पास द एग्जाम। सो ये कह रही है कि मेहनत उसने खूब की थी फिर भी वो नहीं पास कर पाई एग्जाम। द वेदर वॉज हॉट येट ही वोर अ जैकेट, मौसम इतना गर्म था फिर भी उसने जैकेट पहनी हुई थी। तो दोनों सेंटेंसेस में देखो ये फिर भी की तरह यूज हो रहा है, पर इस सेंटेंस में देखो ये
अभी तक की तरह यूज हो रहा है। वी हैव नॉट स्टार्टेड टेंसेज येट, हमने अभी तक टेंसेज को शुरू नहीं किया है। तो अभी तक एक तरह से यूज हो गया, और बाकी फिर भी के सेंस में हमने आपको 2 और एग्जाम्पल्स दे दिए। ऐसे ही मैंने आपके लिए पूरी लिस्ट बनाई है 20 इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस की, जो कि बस आपको रिवाइज करनी होगी। मैं बार बार कह रही हूं आपसे, प्लीज, क्योंकि मैं टीचर हूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूं कि सेंटेंसेस को देखो, शब्दों को देखो, मीनिंग को देखो और बोलने पर जोर दो। ये मत सोचो कि अरे आज 1.5 घंटे की क्लास नहीं मिली, आज 12 घंटे की क्लास नहीं मिली, ये चिंता मत करो। अरे ये टफ क्यों नहीं पढ़ा रही है, टफ नहीं पढ़ा जाता है, पहले बेस बनाया जाता है, पहले दोस्ती की जाती है सब्जेक्ट से। ये सब जब समझ लोगे ना, तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी, वर्ड्स यूज करूंगी, बड़े बड़े सेंटेंसेस सिखाऊंगी, तो तुम्हें इनसे डर नहीं रहेगा। तुम्हें पता रहेगा, हाँ मुझे पता है बिकॉज कहाँ यूज करते हैं, बट कहाँ यूज करते हैं, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एक्सेट्रा। पीडीएफ मिल गई है ना। चलो अब देखो, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। जब भी हम किसी चीज का रीजन देना चाहते हैं, रीजन देने के लिए हम यूज करते हैं हमारा वर्ड बिकॉज। सो मूविंग ऑन, एक सेकेंड, शी डिड नॉट गो टू वर्क बिकॉज शी वॉज सिक, है ना, वो काम पर नहीं गई क्योंकि, आप रीजन दोगे इसके बाद, वो क्यों नहीं गई काम पे, क्योंकि वह बीमार थी, बिकॉज शी वॉज सिक। सिमिलरली द इवेंट गॉट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, भारी बारिश के कारण, पहले कारण लिख दिया तुमने, भारी बारिश के कारण आयोजन रद्द हो गया, आयोजन रद्द हो गया क्योंकि भारी बारिश हो रही थी। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि बिकॉज के बाद आप इवेंट बता सकते हो, रीजन बता सकते हो, पर्सन बता सकते हो। जैसे आई टॉप्ड माई क्लास बिकॉज ऑफ XYZ टीचर, मैं अपनी क्लास में सबसे उत्तीर्ण रही, सबसे अच्छे नंबर लाई क्योंकि फलानी टीचर के कारण, है ना। तो इस तरह से आप बिकॉज को यूज करो। और प्रोनाउंसिएशन सुनो, बिकाउज नहीं होता है, बिकॉज होता है, कॉज, बिकॉज, बिकॉज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखिए अनटिल। अनटिल के लिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। पहली चीज तो लिख लो कि टिल और अनटिल जो है वो बिल्कुल भाई होते हैं, तो तुम इतनी चिंता मत किया करो कि मैम टिल कहाँ लगेगा, अनटिल कहाँ। अनटिल अनलेस में फर्क होता है, अनटिल अनलेस में फर्क होता है। अनलेस कंडीशन बताता है, एक स्थिति देता है, अनटिल टाइम देता है, तक की बात कर रहा है। यहां देखो बेटा, आई विल वेट अंटिल यू फिनिश योर वर्क, जिस समय तक तुम अपना काम पूरा नहीं कर लोगे मैं तब तक वेट करूंगी। तो ये जो है ये टाइम का भाव देता है कि 3 बजे तक काम पूरा कर लोगे, मैं तब तक वेट कर रही हूँ, सो मैं तुम्हारे काम के पूरा होने तक इंतजार करूंगा। नेक्स्ट, शी डिडंट लीव अंटिल द मूवी एंडेड, वो गई नहीं जब तक कि मूवी खत्म नहीं होगी। तो यहां पर एक टाइम का भाव है। लेकिन जब आप अनलेस कहते हो ना, ये आप एक स्थिति के लिए कहते हो। ये प्लीज इसको इग्नोर कर देना, मेरा मन नहीं है इरेजर तक जाने का। स्थिति के लिए, जैसे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी जब तक कि तुम मम्मी से माफी नहीं मांगोगे, तो मैं क्या बोलूंगी, आई विल नॉट स्पीक टू यू अनलेस यू apologize to mom। ठीक है, आई विल नॉट स्पीक टू यू अनलेस यू अपोलोजाइज टू मॉम। तो यहां पर आपने एक कंडीशन दी है कि जाके माफी मांगो, टाइम का नहीं तुमने बोला है, तुमने बोला है मम्मी से माफी मांगो। घर के छोटे भाई बहन जो है वो सोचते हैं मम्मी पापा से लड़ लेंगे और उसके बाद बाकी लोग उनकी टीम में रहेंगे, ये गलत आदत है। तुरंत समझाओ कि मम्मी पापा से बदतमीजी नहीं एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अनलेस आ गया, ओ वाओ, देखो हमने इसका मीनिंग जब तक लिखा है, याद रखना, अंटिल टाइम के लिए बोलना और जब तक या अनलेस को कंडीशन के लिए बोलना। ठीक है, ही वोंट गो आउटसाइड अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग, जब तक बारिश नहीं रुकेगी बाहर नहीं जाएगा। कंडीशन है, टाइम से फर्क नहीं पड़ता कि 2 बजे जाना है या 12 बजे जाना है, कंडीशन से फर्क पड़ रहा है। बारिश बंद करवाओ अभी चला जाऊंगा। फिर शी वोंट ईट अनलेस यू कुक समथिंग फॉर हर, वो खाना ही नहीं खाएगी जब तक तुम उसके लिए कुछ नहीं बनाओगी। तो यहां पर क्या है, टाइम से फर्क नहीं पड़ रहा है कि 2 बजे नहीं खाएगी 3 बजे नहीं खाएगी, तुम जब तक नहीं बनाओगी तब तक नहीं खाएगी। कोई ढीठ बच्चा है,
है ना। नेक्स्ट देखो फटाफट से, सिंस। सिंस जो होता है ये प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है, वहां टाइम बताता है, यहां पर कारण बताता है, और ये पहले लगता है, बहुत बिकॉज के भाई जैसा होता है। अब देखो ये हिंदी में चूंकि वर्ड आता है, क्योंकि और चूंकि तो मुझे तो एक ही लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेंटेंस देख लो, तुम्हें भी लगेंगे। सिंस आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई लेफ्ट अर्ली, चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मैं जल्दी चला गया। सिंस द पार्टी शी हैज नॉट स्पोकन टू, अब ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, ये प्रेपोजिशन है। अब क्योंकि ये टाइम का बता रहा है तुम्हें भैया, सिंस द पार्टी, पार्टी के टाइम से, पार्टी के टाइम से उसने किसी से या उसने उससे बात नहीं की है। शी हैज नॉट स्पोकन टू हिम एट ऑल, उसने उससे बिल्कुल बात नहीं की है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि सिंस प्रेपोजिशन भी हो सकता है और सिंस दो चीजों को जोड़ भी सकता है। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई लेफ्ट अर्ली, अगर मैं सिंस हटा दूं तो ये दो अलग बातें हो जाएंगी, टूट के गिर जाएंगी, है ना। आप क्या कह रहे हो कि क्योंकि या चूंकि मैं ठीक नहीं था इसलिए मैं जल्दी निकल गया था। समझ में आया ना फर्क, कंजंक्शन जोड़ता है, अदरवाइज चीजें अलग हो जाती हैं। लास्ट जो मैं आपको दिखा रही हूं दैट इज इफ। इफ जो है ये भी जोड़ने का काम करता है और ये भी सबऑर्डिनेट है। ठीक है, सबऑर्डिनेट में आता है। कैसे आता है मैम सबऑर्डिनेट में? सिंपल है, देख लो। देखो मीनिंग तो इसका सबको पता है, अगर, है ना। इफ इट रेन्स वी विल स्टे इनडोर्स, अगर बारिश हुई तो मैं अंदर रहूंगा। अब तुम इसमें से इफ हटा दो, इट रेन्स बारिश होती है, वी विल स्टे इनडोर्स हम घर में रहेंगे। अब बारिश होती है हम अंदर ही रहेंगे, ये दोनों अलग हो गए ना। अगर इसमें अगर नहीं लगेगा तो बातें दोनों टूट के अलग हो रही हैं। जैसे ही अगर लगाओगे वो एक सेंटेंस बन जाएगा। सो अगर बारिश होती है हम अंदर ही रहेंगे। इफ यू आर टायर्ड यू कैन रेस्ट, अगर तुम थके हुए हो तुम रेस्ट कर सकते हो। यू आर टायर्ड यू कैन रेस्ट, ऐसा लग रहा है आदेश दे रहे हो, यू आर टायर्ड यू कैन रेस्ट, और अलग अलग भी साउंड कर रहा है। तो अगर आप थके हुए हैं तो आप आराम कर सकते हैं। तो आपको नोटिस करना है शब्दों के फंक्शन पे कि ये एक्ट कैसे करते हैं। अब देखो यही चीज है ना बेटा कि व्हेन कभी प्रेपोजिशन है, सिंस कभी प्रेपोजिशन है, इफ कभी एडवर्ब है, एटसेट्रा। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं इंग्लिश में जो अगर मैं चाहूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दूँ आपके लिए, लेकिन मेरे को नहीं करना है कॉम्प्लिकेट, मुझे ईजी करना है ना आपके लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 10 तो मैंने आपको पढ़ा दिए, और उसके बाद ये सारे आपके सामने जो हैं इस तरह से हम कैसे दिखाऊं भाई, चलो ये दिख रहा है ना आपको। तो ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये मैंने पीपीटी में लिख के दिए हैं। और मैं एक और वर्ड डॉग दूंगी जो कि तुम्हें रिवाइज करना है। एक देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जैसे कि हार्डली। अब ये जो है ना, ये एक वर्ड है जो बच्चा समझ नहीं पाता है। बच्चे को लगता है कि हार्ड और हार्डली सेम चीज है, नहीं है ऐसा। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, जरा सा, थोड़ा बहुत। हार्डली ही वर्क्स, मुश्किल से काम करता है वो, है ना। और ही वर्क्स हार्ड, तो बहुत कड़ी मेहनत करता है। तो हार्ड होता है कड़ी मेहनत या कड़ा, और हार्डली होता है मुश्किल से। तो पहले तो ये पाप करना बंद करो। अब यहाँ पर सेंटेंस देखो, शी कुड हार्डली हियर द म्यूजिक ओवर द नॉइज, उसे शोर के बीच संगीत मुश्किल से सुनाई दे रहा था। नेक्स्ट यू सी, ही हार्डली एवर गोज टू द जिम, वो तो कभी कभार ही जिम जाता है। तो जरा सा, कभी कभार, मुश्किल से, एटसेट्रा के लिए आप हार्डली यूज करते हैं दो बातों को जोड़ने के लिए कि म्यूजिक बहुत जोर से चल रही थी और उसको डिफिकल्टी से सुनाई दे रहा था। सो शी कुड हार्डली हियर द म्यूजिक ओवर द नॉइज, और नहीं, बहुत शोर था तो वो म्यूजिक नहीं सुन पा रही थी, और वो कभी कभार ही जिम जाता है। अब ये जो हार्डली है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। ये जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो मैंने दोनों के एग्जाम्पल इसीलिए रखे हैं ताकि तुम देखो इसे ध्यान से। ये वाला हार्डली तुम्हारी जिम गोइंग हैबिट के बारे में बात कर रहा है। तुम कितनी बार जिम जाते हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कभी कभार जाते हो, तो ये एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं कि बहुत शोर था और उससे बहुत मुश्किल से सुनाई दे रहा था। सो शी कुड हार्डली हियर द म्यूजिक ओवर द नॉइज। तो ये दो बातों को जोड़ने वाला है और ये आपकी किसी एक्शन के बारे में बताने वाला है। तो ये पूरी बात को यहाँ पर मैं वाइंड अप कर रही हूँ। पीडीएफ आपको मिलेगा,
make sure you revise, make sure you give time to simplicity. सिंपल चीज़ों पर ध्यान दो, ज़बरदस्ती हवा मत क्रिएट करो, बोलने पर ध्यान दो, कॉन्फिडेंस पे ध्यान दो, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो, देखो कि तुम बोलते वक्त एक्सप्रेशंस कैसे देते हो, तुम्हारी टोन बदलती है कि नहीं, क्या तुम इन चीज़ों को सही तरीके से प्रोनाउंस कर पा रहे हो या नहीं. So you will have to work on all of this, but I really hope that you're enjoying the classes. एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक आपका डाउट क्लास नहीं हुआ है, बट आने वाले थर्सडे को शाम 6 बजे आपका डाउट क्लास होगा. आप सब लोगों को जूम लिंक मिल जाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब उसमें ज़रूर आएंगे. सो सी यू ऑन थर्सडे. Please don't forget to keep revising your stuff, and don't forget to join me in the live doubt class also. God bless you everyone. See you very soon. Namaste, Tata, bye-bye.